Hello, today we begin with the revision of chapter 4 of class 12th, which is magnetic effects of electric current. So, our first topic is Biot-Savart's law. According to Biot-Savart's law, for example, we are having this long current carrying wire. Now, because of this current carrying wire, we want to find magnetic field at point P. So, in order to find magnetic field at point P, first we will consider a small current element dl vector, and because of this small current element, magnetic field at P is given by dB vector is equals to mu naught by 4 pi I dl vector cross r vector by r cube, where this theta is the angle between dl vector and this r vector. Mu naught is equals to 4 pi into 10 की power minus 7 Tesla meter ampere inverse, and this direction of this dl cross r can be given by using right hand screw rule. Now this topic is extension of Biot-Savart's law. Now we have to find magnetic field due to a straight current carrying conductor. Now we want to find field at this point P. So the field will be B is equals to mu naught by 4 pi A into sine phi 1 plus sine phi 2, where this phi 1 and this phi 2, these are the angles with these two lines Py and Px respectively, or theta is the angle between this dl vector and r vector. This is the r vector, and this A is perpendicular line drawn from this point P over this wire. अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, ये क्या होगी यहाँ से, दिस इज अ सर्कुलर करंट लूप. नाउ वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी B इज इक्वल्स टू mu naught by 4 mu naught I A square divided by 2 R square plus A square whole power 3/2, and direction will be along plus x axis. अगर हमें निकालना है फील्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट लूप एट सेंटर, तो सेंटर पर निकालने के लिए हमें इस r को ज़ीरो करना पड़ेगा. नाउ पुटिंग दिस r एज ज़ीरो, वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस करंट लूप, विच इज़ इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू mu naught I A square डिवाइड बाई 2 A square की पावर 3/2, विच इज़ mu naught I बाय में 2A. नाउ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखना है हमें विद डिस्टेंस. सो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम होगी, उसके बाद लेफ़्ट और राइट वगैरह मूव करेंगे तो ये डिक्रीज़ होगी, चाहे हम लेफ़्ट में जाए, राइट में जाएं, चाहे लेफ़्ट में जाएं. नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ, दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ. जैसे गॉस लॉ इम्पॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्किटल लॉ इम्पॉर्टेंट होता है. सो B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू mu naught I. लाइन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu naught times the current threading through the loop. Line integral of magnetic field over a closed loop is equals to mu naught times the current threading through the loop. नाउ सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी यहाँ से जब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ से जो हमारा एंगल होगा थीटा जब हमारा हो जाएगा यहाँ से 0, तो हमारे यहाँ से BL इज इक्वल्स टू mu naught I हो जाएगा. अब प्रूफ देखते हैं इसका. प्रूफ फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कि हम एम्पियर सर्किट लॉ कैसे प्रूव कर सकते हैं. हमने यहाँ से माना लेफ्ट हैंड साइड लिया इस इक्वेशन का, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड निकाल सकते हैं इसकी. सो पहले हमने लिखा BDL cos 0, क्योंकि थीटा किस के बीच का एंगल होता है, दिस B वेक्टर एंड दिस TL वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, इसलिए यहाँ पे cos 0 लिख दिया. सो BL, इसको लिख दिया BL. अब B तो होती है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, सो mu naught I बाय में 2 pi R. इनटू में L होती है यहाँ से लेंथ ऑफ द एम्पीरियन लूप. यहाँ पे एम्पीरियन लूप ये है हमारे पास, ये
सो इसकी लेंथ कितनी 2πr। सो यहाँ से 2πr से ये कैंसिल, सो बचा हमारे पास सिर्फ म्यू नॉट आई। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ से ये आ गया, यहाँ से इसके राइट हैंड साइड। सो इक्वेशन प्रूव हो गया ना। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मान लिया कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो हमने यूज़ किया एम्पियर सर्किटल लॉ विच इज़ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ से दिस डी एल वैक्टर एंड दिस बी वैक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए cos 0 लिख दिया इसको डायरेक्टली और cos 0 1 हो गया। और डी एल का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें मिल गया यहाँ से एल क्या होता है लेंथ ऑफ एम्पीरियल लूप विच इज़ 2πr विच इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सो बी कितना हो गया यहाँ से म्यू नॉट आई बाय में 2πr। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। ये हमारे पास कोई लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है। इसके ये जो क्रॉस दिखा रहे हैं कि जो करंट है वो जा रहा है इनटू द प्लेन, और जो ये दिखा रहे हैं यहाँ ये डॉट्स दिखा रहे हैं कि करंट इज़ मूविंग आउट ऑफ द प्लेन। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा डायग्राम अगर हम इसको देखें तो। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ये इसका एक्चुअल डायग्राम होता है यहाँ से। सो यहाँ पे करंट जिसे एंटर कर रहा है बाहर और मूव कर रहा है लूप के अंदर। सो हम यहाँ से यूज़ करेंगे यही थ्योरम एम्पियर सर्किट लॉ विच इज़ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रू द लूप। सो अब यहाँ पर ये ले लिया हमने एम्पीरियन लूप ए बी सी डी, बी डी एल कॉस 0, बी डी एल कॉस 90, बी डी एल कॉस 90 और बी यहाँ पे आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे बी को 0 कर दिया इसके अंदर। सो बी डी एल इज इक्वल टू बी एल, ये कॉस 90 0 होगा, यहाँ पे भी कॉस 90 0 और ये ऑलरेडी था 0, तो यहाँ से हमारे पास बचा बी एल। सो म्यू नॉट, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एल को, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई, इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई। लेकिन मान लिया हमने कि इस सोलेनॉइड के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सो यहाँ पे लिख दिया इसको n। अब n को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख दिया हमने, मान लिया n स्मॉल n। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू n इंटू एल। अब यहाँ पर इस n को रिप्लेस कर दिया म्यू नॉट n एल आई। सो यहाँ पे यही रिप्लेसमेंट किया है, यहाँ से एल से एल कैंसिल तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉयडल सोलेनॉइड। सो यहाँ पर ये करंट अंदर एंटर कर रहा है, करंट यहाँ से लीव कर रहा है। सो हम 3 रीजन में फील्ड निकालेंगे, ये इनवर्ड, ये मिडिल पोर्शन में और आउटर पोर्शन में। सो फॉर रीजन 1 एंड फॉर रीजन 3, रीजन 1 के लिए हम देख सकते हैं यहाँ से कि इनसाइड दिस पोर्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं करंट जितना रीजन 1 में कोई भी करंट एनक्लोज नहीं है, इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि करंट एनक्लोज इज 0। सो बी इंटू में लेंथ ऑफ दिस लूप इंटू म्यू नॉट आई यानी कि 0। सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 0। अब फॉर रीजन 3 दैट इज़ आउटर रीजन के लिए हम देख सकते हैं यहाँ से कि करंट जितना एंटर कर रहा है उतना यहाँ से करंट लीव कर रहा है इस वाले पोर्शन से, जिस वजह से क्या होगा, फॉर ईच टर्न करंट एंटरिंग कैंसल्ड बाय करंट लीविंग द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ से करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो गई यहाँ से इस रीजन के लिए। फॉर रीजन 2, अब इस रीजन 2 में देखते हैं यहाँ से b इंटू में 2πr म्यू नॉट एन आई। अब b यहीं रह गया, सो ये नीचे चला गया, तो b म्यू नॉट एन आई बाय में 2πr, यहाँ से हमारे पास आ गया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। द मोशन ऑफ अ चार्ज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये है कोई सर्कुलर, अगर एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो चार्ज पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अगर velocity is parallel to magnetic field, then it will remain undeflected, it will keep on moving the way it was moving earlier. If velocity v vector is at some angle theta with magnetic field, so path will be helical because velocity will have two components, one is parallel to field and one is perpendicular to field. The component which is parallel to field, that is v cos theta, it will make the particle to move in a straight line, but the component which is
perpendicular to magnetic field, it will try to make the particle to move in a circular path, that is v sin theta ट्राई करेगा, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है v sin थीटा वो ट्राई करेगा कि मैग्नेट चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमे, जिस वजह से जो कंबाइंड मोशन होगा इन दोनों का वो मिलेगा हेलिकल, मतलब सर्कल के साथ साथ आगे मूव करेगा तो वो हेलिक्स ऐसा कुछ बन जाएगा इस तरह का। ना फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर ना मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स सीधा से याद रखने का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस पी। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दीज आर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। पहला है हमारे पास वायर 1, दूसरा हो गया वायर 2। एक दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर पहली वायर में करंट है तो ये इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 जो कि इफ़ेक्ट करेगी सेकंड वायर को। सो B1 होगी कैसे, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इसी तरह से जो सेकंड वाले जो वायर में करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, और वो क्या करेगी, वो फर्स्ट वाली वायर को इफेक्ट करेगी, उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, जिस वजह से दोनों वायर के अंदर जो फोर्स होगा, लेफ्ट हैंड रूल जब हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो वहाँ से जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी दोनों की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी जो कि ये दिखा रहा है कि दोनों वायर अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। इसी तरह से इसमें होगा, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। Torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field. So tau is equals to force into my perpendicular distance. Force is given by F is equals to I L cross B. So force को लिख दिया हमने I B into B into परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a sin थीटा। सो यहाँ से हमारे पास टॉर्क हो गया I B A sin थीटा, और फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर लूप के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो वहाँ पे n मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्न से। सो टॉर्क हो गया हमारे पास N I B A sin थीटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। So in this moving coil galvanometer we have two magnets, permanent magnets having north and south pole. So polarity is fixed, and this is soft iron core, and these are the copper this is the copper wire having n number of turns, and these are the hair like springs. So जब हम इस कॉपर वायर में से करंट पास करवाएंगे तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वल होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क होता है यहाँ से K अल्फा, where alpha is the deflection and K is the constant, and deflecting torque होता है NIBA। so यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा NBA by K into I, that is current। so अल्फ़ा इस हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर ये सब कांस्टेंट है, जैसे n नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो गया और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, K कांस्टेंट, तो यहाँ से दिस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिगर ऑफ मेरिट होता है हमारे पास कि कितना करंट पास करें फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। सो यहाँ से इसको अल्फ़ा को रिप्लेस कर दिया इससे NBA K बाय आई से K इंटू आई, तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू डाल देंगे तो G आ जाएगा हमारे पास K बाय NBA। ना वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है हमारे पास डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। सो डिफ्लेक्शन वोल्टेज को हम लिख सकते हैं I इंटू आर बाई यूजिंग ओम्स लॉ, और डिफ्लेक्शन को लिख दिया NBA, यहाँ से डिफ्लेक्शन लिख दिया NBA बाई K इंटू आई। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ डालने के बाद हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगा NBA बाई KR। इस तरह से करंट सेंसिटिविटी लिख सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी और यहाँ से हमें ये आंसर मिल जाएगा। ना कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। सो अगर हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, सो हमें इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस यानी कि शंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एक एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, जिस वजह से उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए इन फॉर आइडियल एमीटर द करंट शुड बी फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस जो होगा उस एमीटर का इट शुड बी नियरली ज़ीरो, बहुत कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, जिस वजह से हम इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अब इसके पैरेलल में होने की वजह से क्या होगा, जितना सेम होगा पैरेलल में होने की वजह से, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि VG इज इक्वल्स टू VS।
सो वी जी को लिख दिया आई इंटू जी और इसको लिख दिया आई माइनस आई जी इंटू एस, एस की वैल्यू आ गई ये। और यहाँ पर अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने उसके गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में लगा दिया एक रेजिस्टेंस। बाय यूजिंग ओम्स लॉ आई जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वी एंड टोटल रेजिस्टेंस इज आर प्लस जी। अब यहाँ से हमने निकाली आर की वैल्यू विच इज़ वी बाय आई जी माइनस जी, तो हमारे पास आ गया ये आर की वैल्यू। थैंक यू।